हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, ये वाला जो आपका वीडियो है वो आधारशिला हस्तपुस्तिका पर ही है और ये जो सीरीज पार्ट 2 है। हमने बताया था आपको कि आधारशिला में 6 भाग हैं और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो भाग 1 में की जो भी प्रश्नोत्तरी थी वो उस पहले वाले वीडियो में रखी थी। उसके बाद ये प्रश्नोत्तरी भाग 1 की ही है, लेकिन ये सीरीज पार्ट 2 है, ठीक है। और इसमें 30 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। कौन कौन से हैं वो क्वेश्चंस देखिएगा, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी या आपसे IBRS कॉल से भी अगर कोई क्वेरी मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं पर आधारित होंगे। तो इसलिए प्रत्येक भाग के सभी प्रश्नोत्तरी का वीडियो मैं बना रहा हूं, इसलिए जुड़िए मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल से और अपडेट होते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नोत्तरी भाग 1 और सीरीज पार्ट 2। शिक्षा हमारे देश व समाज का भविष्योन्मुखी निवेश है, किसने कहा। तो ये इसका उत्तर जो है रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव ने कहा है, या योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा है, या डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, या इन्होंने कहा है, या मनीषा त्रिगाटिया जो सचिव बेसिक शिक्षा है इन्होंने कहा है। तो दोस्तों, अगर हम आधारशिला मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है संदेश दे रखे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि शिक्षा हमारे देश व समाज का भविष्योन्मुखी निवेश है। तो इसका जो है दूसरा आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 2 की बात करें तो जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावनाएं छिपी रहती हैं, उसी प्रकार बच्चों में अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं, किसने कहा। तो यहां पर ये वाक्य जो है वो रेणुका कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने ये कहा है कि बच्चों के अंदर जो है बहुत सी संभावनाएं छुपी होती हैं और वो विशाल वृक्ष की तरह के रूप में विकसित होने की संभावनाएं छुपी रहती हैं। तो ये रेणुका कुमार जो अपर मुख्य सचिव है उन्होंने कहा है। तो इसका पहला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। मैंने जो है बाकी जो आंसर सही है उसको मैंने डार्क कर रखा है, बाकी जो है ब्लैंक छोड़ रखे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बाल केंद्रित कक्षा शिक्षण बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम माना गया है, किसने कहा है। तो उसके बाद ये मनीषा त्रिगाटिया जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है उन्होंने ये चीज बताई है कि बाल केंद्रित कक्षा शिक्षण बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। तो इसमें और भी आंसर्स दे रखे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा लास्ट आंसर है मनीषा त्रिगाटिया सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 4 की बात करें तो बच्चे के जन्म से लेकर कितने साल तक का समय सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, इसमें हमारे कई आंसर्स दे रखे हैं, 5 साल, उसके बाद 7 साल, 8 साल, 14 साल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो 8 साल यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर और 8 साल तक का जो समय होता है वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होता है और वो सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। तो बच्चे के जन्म से लेकर 8 साल तक का समय सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो तीसरा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो बच्चों में प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण के दौरान उनको कौन कौन से मौके मिलने चाहिए। तो यहां पर जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है अपनी भाषा में बोलने तथा विविध माध्यमों से सुनकर समझने और अभ्यास के अवसर उन्हें मिलने चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। समूह में खेलने वाले कार्य एवं अभ्यास के अवसर मिलने चाहिए, ये भी ठीक है। रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के अवसर भी मिलने चाहिए, यानी कि ये जो तीनों ऊपर आंसर्स दे रखे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर एक आंसर इसमें और होता तो वो भी ठीक था, जैसे चीजों को अपने रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार आकृतियां बनाने व गढ़ने के अवसर भी उनको मिलने चाहिए। तो अगर ये वाला भी ऑप्शन इसमें दे रखा होता तो ये सभी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी वाला जो है आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो मानसिक कौशल कौन कौन से हैं। तो मानसिक कौशल हमें मालूम होना चाहिए। मानसिक गणित के जरिए जो मानसिक मतलब कई प्रकार के मानसिक कौशल होते हैं
जैसे श्रेणीकरण, उसके बाद आपका जो है समूहीकरण, तुलना, क्रमबद्धता, समस्या समाधान, ठीक है। ये सब जो है मानसिक कौशल यानी आदि गुणों का हम विकास करते हैं। तो गणित के जरिए कई प्रकार के मानसिक कौशल होते हैं। तो ये श्रेणीक्रम, समूहीकरण, तुलना, क्रमबद्धता, समस्या समाधान, ये सब जो है मानसिक कौशल के ही, गणित के मानसिक कौशल के ही उदाहरण है। तो इसलिए लास्ट वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात अगर हम लोग करें तो गणित विषय के शिक्षण के लिए कितने प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो हमें ये याद रखना है कि गणित विषय के शिक्षण के लिए 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। जैसे नंबर 1 है, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो होगा वो बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। तीसरा होगा, बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्से के रूपों में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। चौथा है, बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। पांचवा प्रश्न वो क्या नाम इसका जो है प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का मैच समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो ये 5 जो है वो गणित के जो है प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही जो आंसर है वो 5 है। यानी गणित विषय के शिक्षण के लिए जो प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम है वो 5 निर्धारित किए गए हैं। यहां अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो गणित शिक्षण पूरी तरह से किस ओर बढ़ने की प्रक्रिया होता है? तो हमें ध्यान रखना है कि गणित शिक्षण पूरी तरह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। तो ये ध्यान रखना है हमें। इस प्रकार कि अगर हम लोग देखें तो शिक्षण प्रक्रिया से बच्चों में अमूर्त नियमों, सिद्धांतों की मूलभूत समझ विकसित होने के साथ साथ चिंतन, तर्क और कल्पना जैसे गुण और कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है गणित शिक्षण पूरी तरह से किस ओर बढ़ने की प्रक्रिया, तो मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका दूसरा आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर अगर 9 की बात करें, प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय कौशल के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में किस लर्निंग के मूल आधार हैं? तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रारंभिक स्तर पर जो भी भाषा या गणित का कौशल अगर हम लोग विकसित करते हैं वो फाउंडेशन लर्निंग यानी कि जो आधारशिला है हमारी बुक उसी पर, यानी कि शिक्षक आधारशिला जो हस्त पुस्तिका है उस पर ही जो है निर्भर करते हैं, यानी वही उसी के मूल आधार हैं। तो फाउंडेशन लर्निंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 है, सीखना अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो हमें ध्यान रखना है कि जो सीखना है एक स्वाभाविक क्रिया है, यानी कि हर कोई अपने आसपास के वातावरण से कुछ ना कुछ सीख लेता है। सीखना अपनी रुचि, स्तर और अनुभव के सहारे होता है। विविध प्रकार के अनुभवों पर सोचने, विश्लेषण करने और बार बार अनुप्रयोग करने से सीखने की गहराई बढ़ती जाती है। जैसे जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो हमें ध्यान रखना है कि सीखना जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि स्वयं व्यक्ति कुछ ना कुछ देखता है और सीखता है। तो इसका जो इसमें कई आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन इसका जो दूसरा आंसर है स्वाभाविक प्रक्रिया वो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 11 की बात करें तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में ब्लॉक खुद को मूल्यांकन के लिए क्या करेगा? तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम मान लो मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे तो सबसे पहले मुझे नामांकन कराना होगा, चाहे वो हमारे विद्यालय का हो चाहे हमारे ब्लॉक का हो। तो इसलिए ब्लॉक जो है सबसे पहले क्या करेगा, स्वयं को नामांकित करेगा या नामांकित नहीं करेगा या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है पहला वाला जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि जब भी कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है तो हमें सबसे पहले अपना नामांकन कराना होता है कि हमारा ब्लॉक जो है प्रेरक ब्लॉक हो चुका है। उसके बाद थर्ड पार्टी के द्वारा वो जो है ब्लॉक हमारा उसका इंस्पेक्शन होगा, चेक होगा कि वाकई में ये प्रेरक ब्लॉक बन चुका है। तो उससे पहले मुझे नामांकन करना होगा यानी नामांकित करना होगा। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 12 की बात करें तो लर्निंग आउटकम के स्तर या प्रकार क्या बताता है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि लर्निंग आउटकम के स्तर या प्रकार क्या बताता है। तो केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम, उसके बाद नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उसके बाद उप लर्निंग आउटकम। तो हमें ये याद रखना है कि लर्निंग आउटकम के स्तर या प्रकार हमें क्या बताते हैं। तो ये सब चीजें हमें
मालूम होना चाहिए कि केंद्रित या फोकल लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उप लर्निंग आउटकम। अब प्रश्न नंबर जो 13 है, अगर हम उसकी बात करें कि लर्निंग आउटकम क्या है, तो हमें ये याद रखना है कि लर्निंग आउटकम का अभिप्राय कक्षा, कोर्स, कार्यक्रम के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल से है। यानी कि हम कैसे निकालेंगे कि बच्चों ने क्या कितना सीखा है, वो तो जब ही हम निकालेंगे ना जब वो लास्ट में जो ज्ञान हमने उनको दिया है वो अर्जित कर लेंगे, उसके बाद ही हम पूछेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो जो हमने सिखाया यानी कि उसको वो सब चीजें आ गई हैं। तो प्रश्न नंबर 13 जो है कभी कभी ज्यादा पूछ लिया जाता है कि कोई आपसे आके पूछता ही है कि लर्निंग आउटकम क्या होता है बताइए, तो आप ये ध्यान रखिएगा लर्निंग आउटकम का मतलब जो होता है कि अभिप्राय कक्षा, कोर्स या कार्यक्रम के अंत में, यानी कि हमने उस कक्षा में बच्चों का लर्निंग आउटकम निकालना है, या कोर्स हमने जो खत्म किया उसका, या कार्यक्रम जो चल रहा है मिशन प्रेरणा का, वो उसके अंत में जो बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान है व कौशल है वो हमारा लर्निंग आउटकम कहलाता है। उसके तो यहां पर अगर हम लोग बात करें 14 नंबर क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी इससे पहले जो बताया था हमने कि लर्निंग आउटकम जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो मालूम होना चाहिए केंद्रीय लर्निंग आउटकम यानी कि फोकल लर्निंग आउटकम्स, और उसके बाद हमारा नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उसके बाद उप लर्निंग आउटकम। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 15वां प्रश्न जो अगर हम लोग देखें केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम क्या होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। इनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सम्मिलित होते हैं। या दूसरी भाषा में अगर हम लोग कहें कि केंद्रीय लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम क्या होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए नेस्टेड लर्निंग आउटकम समान प्रगति के कई पाठ्यचर्या लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम्स निहित होते हैं जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लर्निंग आउटकम क्या होता है या केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। ये सब आपका आधारशिला में दे रखा है, तो आप आधारशिला में चले जाइएगा मॉड्यूल में, और उसमें आप जाकर केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम या नेस्टेड के बारे में सही से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 17 की बात करें तो केंद्रिक आउटकम का एक उदाहरण बताइए। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि केंद्रिक आउटकम क्या होता है हमें समझना है, तो आप बताएंगे बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण तो बहुत से दे रखे हैं, लेकिन आप कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि केंद्रिक आउटकम का एक उदाहरण बताइए। तो क्या मतलब हुआ कि बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो ये एक केंद्रिक आउटकम का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 18 की बात करें तो कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारी एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किस मॉड्यूल में किया गया है, तो बस वही हमारा आधारशिला मॉड्यूल। ठीक है, इसी में जो है कक्षा 1 व 2 के बच्चों के भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए हम आधारशिला मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। तो मालूम होना चाहिए अगर फाउंडेशन लर्निंग की बात हो रही है तो यानी कि बुनियादी शिक्षा की बात हो रही है, तो बुनियादी का मतलब बेस की बात हो रही है। तो हमें याद रखना चाहिए बेस हमारा जो है वो कक्षा 1-2 है। कक्षा 1-2 से ही हम लोग प्राइमरी की कक्षाएं अभी शुरू कर रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक हम प्राइमरी स्तर को मानते हैं, तो इसलिए जो हमारी आधारशिला है वो हमें जैसे ही जहां पर ये बुनियादी शब्द है तो हमें समझ लेना चाहिए कि फाउंडेशनल लर्निंग की बात हो रही है, यानी कि आधारशिला मॉड्यूल की बात हो रही है। अगर यहां पर हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है, तो मालूम होना चाहिए इसमें बहुत से आंसर्स दे रखे हैं कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो हमें याद मालूम होना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वही व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है। तो इसका पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 20 की बात करें तो आधारशिला हस्तपुस्तिका का चित्रांकन किसने किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जैसे श्री सरिता तिवारी हैं, श्री मुकेश अग्रवाल जी हैं, श्री इमरान खान हैं और उसके बाद श्री रविकांत श्रीवास्तव में। तो हमें मालूम होना चाहिए चित्रांकन जो किया गया है आधारशिला पुस्तिका के अंदर वो श्री रविकांत श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया है। और ऊपर के जो तीनों हैं श्री सरिता तिवारी, मुकेश
अग्रवाल। अब जैसे सरिता तिवारी की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सरिता तिवारी ने जो है वो परामर्श यानी कि दिया है, और ये जो है अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर हम लोग मुकेश अग्रवाल जी की बात करें तो मुकेश अग्रवाल जी ने तकनीकी सहयोग दिया है। इमरान खान जी ने भी जो है तकनीकी सहयोग दिया, लेकिन चित्रांकन जो किया है वो श्री रविकांत श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 21 की बात करें तो आधारशिला हस्त पुस्तिका का तकनीकी सहयोग किसने किया है? तो देखिए वही बात आ गई जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो तकनीकी सहयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? इमरान खान के द्वारा किया गया है, नरेंद्र वर्मा जी के द्वारा किया गया है, मुकेश अग्रवाल या मनन बुक्स के द्वारा किया गया है। तो यहां पर उन लोगों के नाम नहीं दे रखे, ना नरेंद्र वर्मा जी का नाम इसमें दे रखा है, ना मुकेश अग्रवाल जी का नाम दे रखा है। इसका मतलब एक नाम दे रखा है श्री इमरान खान। तो ये तकनीकी हमारे इन्होंने सहयोग किया है तकनीकी, तो इसलिए श्री इमरान खान जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर श्री रविकांत श्रीवास्तव, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि इन्होंने चित्रांकन का कार्य किया है। और जो ऊपर अगर हम लोग देखें श्री PM अंसारी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने संपादन किया है। और अगर हम लोग श्री अशोक कुमार जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अशोक कुमार जी का भी अपना एक रोल है, अपना एक महत्व है, उन्होंने लेखन मंडल का कार्य किया है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना एक कार्य है। तो हमें ये याद रखना है कि तकनीकी सहयोग किसके द्वारा किया गया? श्री इमरान खान के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 22 की बात करें तो अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो ये देखिए यहाँ पर पहला आंसर है 3 स्तर पर, फिर 4 स्तर पर, फिर 2 स्तर पर, फिर 5 स्तर पर। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अकादमिक संदर्भ समूह का गठन राज्य स्तर पर और हमारे जिला स्तर पर यानी कि 2 स्तर पर किया गया है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 23 की बात करें तो अकादमिक संदर्भ समूह के कौन कौन से स्तर हैं? तो हमें मालूम होना चाहिए पहला है राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह जिसको SRG कहते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। उसके बाद जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन जिसको ARP कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो बिल्कुल वो आंसर जो उसका तीसरा वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उपरोक्त दोनों। और आपका लास्ट आंसर नहीं हो सकता, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP, ये गलत आंसर है। तो इसका जो तीसरा आंसर है वो बिल्कुल राइट है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो केंद्रित लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कौन कौन से बुनियादी पहलू पर आधारित है? तो हमें मालूम होना चाहिए केंद्रित लर्निंग आउटकम सुनना और बोलने पर भी आधारित है, पढ़ना और लिखने पर भी आधारित है, भाषा संरचना और व्याकरण पर भी आधारित है, कल्पना और सृजनशीलता पर भी आधारित है। तो इसलिए राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो अगर केंद्रित लर्निंग आउटकम पूछा जाता है आपसे कि किस पहलू पर आधारित है, तो ये सभी पहलू जो हैं इन सब पहलुओं पर आधारित है। इसलिए लास्ट आंसर उपयुक्त सभी ये बिल्कुल ठीक होगा। हम लोग यहाँ पर बात करें प्रश्न नंबर 25 की तो मानसिक सक्रियता किसका संकेत है? तो हमें मालूम होना चाहिए मानसिक सक्रियता यानी कि जब अगर हम मानसिक रूप से सक्रिय होंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे अगर बच्चे जो है मानसिक रूप से बिल्कुल सक्रिय रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम बच्चों को मतलब जब भी पढ़ाएं शिक्षण कार्य करें तो हमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ उनको सिखाते रहना चाहिए। सिखाते रहना मतलब वो बोरियत ना महसूस करें, और जब वो मानसिक नहीं थके होंगे तो कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। तो इसलिए मानसिक सक्रियता किसका संकेत है? तो हमें मालूम होना चाहिए मानसिक सक्रियता जो है सीखने का संकेत है। इसलिए पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, बाकी के आंसर गलत है। बात करें यहाँ पर अगर हम लोग 26 की तो बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी क्या है? तो ये ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर शिक्षण जो है वो बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी है। शिक्षण अगर कर रहे हैं तो वो सब बच्चा जो है उस सब उसकी भावना भी जुड़ी है, वो कार्य भी कर रहा है, उसको ज्ञान भी हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है शिक्षण के ऊपर निर्भर करती हैं। तो इसलिए पहला आंसर ठीक है, शिक्षण संग्रह गलत है, शिक्षण की सीढ़ी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये सब गलत है। पहला आंसर यानी शिक्षण बिल्कुल ठीक आंसर है। प्रश्न नंबर अगर हम प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो निम्न में से कौन एक शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका होती है? तो ये ध्यान रखना है, पहला लॉग बुक नहीं होती है, अध्यापक उपस्थिति पंजिका नहीं होती है, शिक्षक डायरी ये बिल्कुल राइट आंसर है कि वो एक स्वयं मार्गदर्शिका होती है, और ये राइट आंसर बिल्कुल ठीक है। और लास्ट वाला शिक्षक संग्रह ये भी नहीं होगा, यानी कि शिक्षक डायरी बिल्कुल राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर अगर हम लोग 28 की बात करें तो परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपनी सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर किन चीजों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, नवाचार का बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षण विधियों का बिल्कुल सही है, आईसीटी का बिल्कुल ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों आंसर जो ऊपर वाले हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि परिणाम आधारित लर्निंग का मतलब हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिले, वो सीख जाए। तो चाहे हमें नए नए नवाचार करना पड़े, चाहे हमें नई नई शिक्षण विधियां अपनाना पड़े, या हमें आईसीटी का प्रयोग करना पड़े, मतलब मोबाइल का, कंप्यूटर, लैपटॉप का, या और भी कुछ चीजें, हम उनको बच्चों को, मतलब हम लोगों का एक मोटिव होना चाहिए कि बच्चा सीख जाए, उसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। चाहे कोई नवाचार प्रयोग करे, चाहे शिक्षण विधियां कोई प्रयोग कर ले, या आईसीटी का उपयोग करे। इसलिए ये आंसर उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 29 की बात करें तो किस तालिका के आधार पर आप अपने कक्षा की एक समेकित संख्यात्मक तालिका बना सकते हैं जो ये दिखाएगी कि आपकी कक्षा में लर्निंग आउटकम बाद बच्चों की संख्या कितनी है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, प्रेरणा तालिका तो हो ही नहीं सकती, उसमें तो लक्ष्य वो सब दे रखे हैं। उसके बाद दूसरा है विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका। तो विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और तीसरा आंसर है अधिगम संबंधी परिणामों की तालिका, ये गलत है। उपयुक्त सभी, ये भी गलत है, क्योंकि सेम आंसर सब नहीं है। तो ये लास्ट वाला सही भी गलत है। जो दूसरा आंसर है विद्यार्थीवाद लर्निंग आउटकम तालिका, ये बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 30 की बात करें तो प्रारंभिक कक्षाओं में कक्षा शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी, जीवांत एवं प्रभावी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, किसने कहा। तो ये याद रखना है कि रेणुका कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं, इन्होंने कहा, या योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इन्होंने कहा, या डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा, या मनीषा त्रिपाठी जो सचिव बेसिक शिक्षा है इन्होंने कहा। तो हमें मालूम होना चाहिए मनीषा त्रिपाठी जी के द्वारा ये वक्तव्य कहा गया है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये एक भाग 1 की पूरी सीरीज थी। तो 1 से लेकर 30 तक इसमें प्रश्न दे रखे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो भाग 1 जो है वो मैंने आधारशिला का पूरा कंप्लीट कर दिया है। यानी कि पहले वीडियो में कुछ प्रश्न थे और अब ये जो 30 प्रश्नों की सीरीज है कुल मिलाकर, यानी कि दोनों वीडियो में भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगला जो होगा आधारशिला का ही भाग 2 होगा। तो दोस्तों देखते रहिए मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।